जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब। आपका भाई शिवा स्वागत करता है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शिवा एजुकेशनल रिवॉल्यूशन पर। साथियों आज हमारा रियल नंबर का 4th लेक्चर है जिसमें हम एनसीईआरटी के 1.3 के क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ पर जो इससे पहले वाला लेक्चर था साथियों, इस जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 है इसका मूल है। अगर उसे आप समझ पाएंगे तभी यहाँ पे आज कुछ समझ पाएंगे। तो अगर आप बीच में आए हो तो स्टार्टिंग से देखिए, सारी चीज़ों में क्लियरिटी आएगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम सिद्ध कर लेंगे। इससे पहले हम जान ले, अगर कोई अपरिमेय संख्या है उसमें कोई भी परिमेय संख्या जोड़ी जाएगी या घटाई जाएगी, गुणा की जाएगी, भाग की जाएगी तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। जैसे कि हमारा इनफाइनाइट होता है, इसमें 1 जोड़ ले तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ही रहता है। कोई भी संख्या जोड़ ले, 1 ही नहीं कोई भी संख्या जोड़ ले तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ही हो जाएगा। इसको आप समझ सकते हैं इस बात से कि अगर आप समुद्र के पास जाइए और वहां पे एक बाल्टी क्या डाल दीजिए, दूध, तो भी आप कहेंगे भाई समुद्र में पानी ही होता है, दूध नहीं होता। ऐसा नहीं कह पाएंगे क्योंकि दूध थोड़ी मात्रा में रहेगा, पूरा उसमें पूरा विशाल समुद्र पानी ही पानी। इस बात को समझ पाए। तो साथियों अब हम इसे सिद्ध करते हैं। क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके हम जस्ट विपरीत क्या मानेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है 3√2 तो इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, इसलिए 3√2 इक्वल टू P/Q। कोई भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में मान सकते हैं। तो इसको हम इस तरह मान लिए, लिख देंगे यहां पर, जहां P और Q नॉट इक्वल टू 0 सहअभाज्य संख्याएं हैं। समझ पा रहे हैं आपको। इस तरह से हम इसे कर देंगे, इसलिए 3√2 P/Q। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं। और P/Q क्या है, इस तरह से हम ले लेंगे सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं उसको बहुत डिटेल में बताए हैं। इस तरह से हो जाएगा साथियों। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, √2 इक्वल टू P/3Q, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अतः, या फिर इसे ना लिखकर आप सीधे लिख सकते हैं 3Q और P पूर्णांक है, इसलिए P/3Q परिमेय संख्या होगी। यहां पे अब एक बात को समझिए, देखिए जब नीचे ऊपर क्या हो गए, पूर्णांक, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होने का अर्थ होता है कि हर अंश और हर में पूर्णांक संख्या हो जाए तो परिमेय संख्या हो जाएगी। यहां पर देखिए वही पर पूर्णांक संख्या हो गए तो परिमेय संख्या हो गई। जब इतना पूर्णांक हो गया, सब पूर्णांक हो गए, तो इसे परिमेय लिख दिए। अर्थात जब ये परिमेय हो गया साथियों तो इसके बराबर भी परिमेय संख्या ही रहेगी, कुछ भी रहे लेकिन परिमेय संख्या ही रहेगी। तो हम यहां से क्या लिख देंगे, अर्थात √2 भी परिमेय संख्या होगी। संख्या होगी। क्लियर हुआ ये बात। अब देखिए आप लोगों को भली भांति पता है कि √2 अपरिमेय संख्या है, जबकि बिना किसी परेशानी की यहां पर सिद्ध हो गई है अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय है, इस तथ्य का क्या होगा, विरोधाभास होगा कि √2 अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर हम लिखेंगे किंतु इस तथ्य का विरोधाभास
होता है कि √2 अपरिमेय संख्या है। समझ पा रहे इस बात को? किंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 अपरिमेय संख्या। ये विरोधाभास क्यों आया है? क्यों आया है ये विरोधाभास? ये विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से हम लिख सकते हैं किंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ये अपरिमेय संख्या होता है, ये जब अपरिमेय संख्या है तो इसमें परिमेय संख्या गुणा हो जाएगा, तब भी क्या रह जाएगा? परिमेय संख्या रहेगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं अतः या निष्कर्षतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ पा रहे हैं साथियों? यहां से देखिए कुछ नहीं आपको करना है, बस यहां से आपको सारी चीजों को समझना है। यहां पर आपको दिक्कत आती है कि विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध क्या करना था? अपरिमेय 3√2 को अपरिमेय सिद्ध करना था। तो यहां पर क्या हुआ कि इस तरह से हम किए, पूरा हमको समझ में आया, किंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है। ये जो हमारा तथ्य है कि √2 परिमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास क्यों आया कि √2 अपरिमेय संख्या सब लोग जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है कि अपरिमेय संख्या है। तो इस तथ्य का हमें विरोधाभास हुआ कि √2 अपरिमेय संख्या है। तो जब ये अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया, √2 अपरिमेय संख्या है, जबकि यहां पर क्या आया? परिमेय संख्या है। तो निष्कर्षतः हम लिख सकते हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ? तो साथियों हमारा एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर हम क्या करेंगे? माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए सेम सब में उसी तरह लगेगा। इसलिए 3 + 2 √5 = P/Q, जहां सहअभाज्य संख्याएं हैं। समझ पा रहे इस बात को? जहां P और Q ≠ 0 सहअभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद देखिए हम इसको व्यवस्थित कर देंगे। तो हम या लिख दें, यहाँ पे पुनर्व्यवस्थित करते हैं, सीधे या लिखकर हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना? इसको देखिए 3 को इधर लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 3 को हम इधर लेके चले गए, ठीक, तो फिर 2 को जब इन सबके बटे में करेंगे तो यहां पर भी आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो इसको हम लिख सकते हैं फाइनली इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए अब लिखेंगे 2Q, सभी संख्याओं को लिख लीजिए, 2QP और 3, ठीक है ना? 2QP और 3 पूर्णांक संख्याएं हैं। इसलिए परिमेय संख्या होगी। इतना हो गया। फिर क्या लिखेंगे
जब इतना क्या हो गया हमारा परिमेय संख्या हो गया इतना, तो ये भी इसके बराबर भी क्या आएगा परिमेय संख्या। तो यहां से लिखेंगे अर्थात √5 भी परिमेय संख्या होगी। अर्थात √5 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर ही परिमेय संख्या आएगी। इस बात से हम इसको भी क्या बना दिए परिमेय संख्या, जबकि √5 क्या है अपरिमेय संख्या। तो इस बात का विरोधाभास होगा, लिखेंगे किंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √5 अपरिमेय संख्या है। समझ पा रहे इस बात को? कहेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि क्या है 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। समझ पाए इस बात को? देखिए इस तरह से प्रूव हो गया। अब हम आपको बता दो, ये जो देखिए इस तथ्य का जो विरोधाभास हुआ है, क्योंकि √5 जो आ गया है परिमेय सिद्ध हो गया है, जबकि ये क्या है अपरिमेय है। तो इस तथ्य का हमें विरोधाभास हो गया, ये जो तथ्य है कि परिमेय संख्या का, तो ये अपरिमेय संख्या का विरोधाभास हो रहा है कि ये परिमेय संख्या। इस तरह से हम लिख दिए। तो ये देखिए यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, ये यहां पे जो हम मान रखे थे, ठीक है ना। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। साथियों इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सिद्ध हो गया। इसी तरह आपको सभी क्वेश्चनों में करना है और सभी पे भर भर के नंबर लाना है। तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अन्य क्वेश्चनों से भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा भिन्न तो टाइप है ही उन लोगों से, देखते हैं। डरना नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा जाएगा लेकिन डरना नहीं है। तो हम इसके विपरीत क्या मानेंगे, माना 1/√2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है इसलिए हम पहले की तरह मान लेंगे, यहाँ पर लिखे ताकि जगह हमारे पास अच्छा खासा रहे। 1/√2 = P/Q। आप A/B, T/P कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं जहां P और Q ≠ 0 सह अभाज्य संख्या है। अब यहां से हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, Q को इधर क्या कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा P/√2 = Q। ठीक। अब यहाँ पर आपको हम एक चीज़ बता दें कि ये जो अगर हम इसको √2 = Q/P कर देते, ठीक है ना, तो उसके बाद में ये पूर्णांक है, कहते Q पूर्णांक है और P पूर्णांक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए
इसलिए इतना कितना हो जाता, परिमेय संख्या हो जाता। जब ये परिमेय हो जाता ये भी परिमेय हो जाता, ठीक है ना। इस तरह से करके सिद्ध करेंगे। तो साथ ही देखिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा ही तुरंत, इसलिए इस तरह से हम नहीं करेंगे, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रहा है, क्योंकि जब इसे यहाँ पर देखिए हम Q नॉट इक्वल टू 0 माने हैं, जबकि हमारा P 0 हो सकता है। इस तरह से हमारा जो लिया गया है, ठीक है ना। लेकिन जब इसको पलट दिए हैं तो क्या पता P 0 हो जाए, तो यहीं पे इधर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाएगा और √2 के बराबर नहीं आ पाएगा ना। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या हो, ब्रेक हो रहा था, इसलिए हम इसको इस तरह से नहीं मानेंगे, इस तरह से करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। P √2 इक्वल टू की। देखिए सहभाज्य संख्याओं का परिभाषा आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ से हम कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो लिख देंगे यहाँ पे 2p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 2q स्क्वायर को विभाजित कर, जैसे कि हम √2 को सिद्ध किए थे और उसी तरह इसे भी सिद्ध करेंगे। तो हमें दिख रहा है क्या, ये दोनों गुणक में है, तो ये 2 जो है q स्क्वायर को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो हम लिखेंगे q स्क्वायर 2 से, यहाँ पे लिख दीजिए अर्थात q स्क्वायर 2 से विभाजित है, तब क्या होगा कि Q2 जो है Q को भी विभाजित करेगा। ठीक, इस तरह से हो जाएगा, 2q को विभाजित करेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को। तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं q इक्वल टू 2c, ठीक है ना, क्या है, माना। या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए आप माना, इस तरह से, जहां c क्या है, पूर्णांक है। c एक पूर्णांक है, समझ पा रहे इस बात को, जहां c एक पूर्णांक है। ठीक, अब देखिए हम आपको वहां पर भी बताए थे कि q, यहाँ पर देखिए जब इसका वर्गमूल लिया गया तो इस दोनों जब ये इसका क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है, दो इसको विभाजित करते तो अभाज्य गुणनखंड है, तो इसमें कोई संख्या जिसका गुणा करने पर q के बराबर आ जाता है। तो साथियों इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए इस पे हाईलाइट कर रहा हूँ। फिर देखिए क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है ना। समीकरण 1 में यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में q का मान रखने पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 2p स्क्वायर हो गया और यहाँ पर हम इसका रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2q के स्थान पे स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को। अब यहाँ से देखिए जब स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2p स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 2 यहाँ से हो जाएगा 2 बचेगा, तो हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, p स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप नोट कीजिए, हम थोड़ा मिटाएंगे। ठीक, इधर इरेज कर दे ताकि पूरा क्वेश्चन आ सके। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, p स्क्वायर इक्वल टू 2c, p स्क्वायर इक्वल टू 2c। तब यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि 2 और c का गुणा होकर p स्क्वायर आ रहा है। तो ये जो 2 है यहां देखिए c भी इसको विभाजित करेगा, 2 विभाजित करेगा, तो हम क्या लेंगे इसे, अर्थात p स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, या विभाजित है लिख देंगे, विभाजित है। तब p भी
या लिख देते हैं 2p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। अब ये जो 2 है ये p को विभाजित कर रहा है, और 2 जो है यहाँ पर देखिए 2 जो है q को विभाजित कर रहा है, यहाँ पे मिट के विभाजित कर रहा है। अब आप यहाँ पर समझिए सहभाज्य संख्या की परिभाषा आप याद कीजिए जो हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। जो p और q सहभाज्य संख्या हमने लिए हैं, और यहाँ पर 2 जो है दोनों को विभाजित कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः p और q का कम से कम एक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 2 है, ठीक है ना। अतः p और q का कम से कम एक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 2 है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं, ये जो 2 है इन दोनों का एक कम से कम उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। 2 जो है दोनों को विभाजित करता है। तो आप जो पहले मान रखे थे कि जहां p और q सहभाज्य संख्या है, उस कथन को क्या कर रहा है, ये गलत सिद्ध कर रहा है, ठीक है ना। इस बात को समझ पा रहे कि नहीं, ये सहभाज्य थे लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 2 विभाजित कर रहा है, इन्हें भाज्य बना रहा है, सहभाज्य बना रहा है। तो साथियों इस क्या होगा, यहां पर हम लिखेंगे किंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये जो है इसका विरोध कर रहा है कि q और p और q सहभाज्य संख्याएं हैं। तो इसलिए कहेंगे इसलिए, या फिर हम यहां पे लिखेंगे यह विरोधाभास, इस बात को ध्यान से देखिए, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है कि क्या है, 1/2 एक परमीय संख्या है। अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर साथियों थोड़ा क्लियर ना दिख रहा हो, आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। इस तरह साथियों हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। और यहीं भी थोड़े बच्चे परेशान हो जाते होंगे या होते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए 1/2 इक्वल टू p, यहाँ से हम जो छोटा विधि बताए थे उसे सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन वही इसी एक कारण से हमें इस सवाल को बड़ा करना पड़ता है। अगर आप उस तरह से करते हैं तो आपको नंबर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, अगर एग्जाम में उस तरह से ध्यान देगा। तो साथियों ये पूरा एकदम शुद्ध तरीका इसी तरह आप लगाएंगे, और इस तरह सारे क्वेश्चन लग चुके हैं। यही सबसे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था कि जिसमें आप बचते। तो अगर आप इतने क्वेश्चनों को कर लेते हैं, एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन रह जाएगा या फिर बाहरी कोई क्वेश्चन रहेगा जिसको कर ना पाए। और देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसके लिए भी डरिएगा मत। आप पहला तरीका है कि आप दोनों को अलग अलग सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, 3 + √5 इक्वल टू आप p/q मानेंगे, फिर जैसे कि हमारी प्रक्रिया की सहभाज्य होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में इसको इस तरह से कर लीजिए, इसको एक साइड में कीजिएगा, इसको एक साइड में, और यहाँ पे 5 √5 कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर √3 को। फिर क्या करना, दोनों पक्षों का वर्ग करके फिर जो भी अंडर रूट में बचेगा, जब
2a भी होगा, ये केवल अंडर रूट में बचेगा, इधर तो स्क्वायर होकर खत्म हो जाएगा। तो इसके बराबर लाके साथियों, जैसे कि हम इससे पहले वाले जिन सवालों को किया है कि इस तथ्य का ये पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है, वहां से बहुत छोटे में लग जाएगा। तो साथियों उम्मीद है कि इसमें कोई आपको डाउट नहीं बचा होगा और आपका इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन भी नहीं बचेगा। तो साथियों हम इस क्लास का यहीं पे अंत करते हैं और आपको बता दें कि हाँ, कि आपको कोई भी परेशानी आई हो या भी कहीं भी डाउट हो और आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या फिर हमारा क्लास आपको कैसा लगा, साथियों इसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि उससे हमें समझ में आए कि आपको समझ में बातें आती हैं कि नहीं आती हैं। तो चलिए साथियों, जय हिंद,